नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम कक्षा 12 की पुस्तक जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, उसके काव्य खंड का जो एक चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 5 वीर रस के कवित्व, और जिसके रचयिता हैं भूषण। तो सबसे पहले इस काव्य खंड के इस चैप्टर का जो कवि है भूषण, उस भूषण का कवि परिचय हम समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि जो काव्य खंड जो है, जिसको हम पद्य खंड भी कह सकते हैं, ठीक है, ये जो पद्य खंड है इसके अंदर से हमारे लिए 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि कवि का संपूर्ण जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, या तो इस प्रकार से आ सकता है या फिर आ सकता है कि कवि का साहित्यिक परिचय बताइए। 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए हमको कवि का परिचय ध्यान में होना चाहिए। तो समझेंगे भूषण का कवि परिचय। इसके लिए हमको 3 पॉइंट हमको लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सबसे पहला जो है वो है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय भी कह सकते हैं या जीवन परिचय भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई मुख्य बातें। जैसे हमने लिखा कि इनका जन्म हुआ है 1613 में और मृत्यु हुई है 1715। ठीक है, 1613 और 1715 ये ध्यान में रखना है। 1613 ईस्वी और 1715 ईस्वी। उसके बाद में हम लिखेंगे कि इनका जो मूल नाम है वो घनश्याम है। ध्यान रखिए, इनका जो नाम है वो घनश्याम है। और ये जो भूषण है, भूषण इनकी उपाधि है, इनका पद है। वो किसने दिया? राजा रुद्र के द्वारा दी गई इनकी उपाधि है। वास्तविक नाम है घनश्याम। लेकिन सारी रचनाओं में जब इन्होंने भूषण ही लिखा तो इनको सब भूषण के नाम से जानने लगे। ठीक है, और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। ठीक है, और ये बेसिक सी चीजें हम इनमें दे देंगे। और उसके बाद में हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान, यानी साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो हम लिख देंगे कि रीति काल में वीर रस के कवि ये थे। तो ये रीति काल क्या है समझिए कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आदिकाल, फिर हो जाता है भक्ति काल, और फिर हो जाता है रीतिकाल, और फिर अभी जो हमारा चल रहा है वो आधुनिक काल। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम बात कर रहे हैं इस रीतिकाल की। इस रीतिकाल में क्या हुआ था? अधिकांश जो रचनाएं हुई वो श्रृंगार रस से संबंधित थी। तो इस श्रृंगार रस के युग में, इस रीति काल में जो कुछ कवि थे, यानी जो भूषण जैसे कवि थे, वो क्या कर रहे थे? श्रृंगार रस से संबंधित कविताएं नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो क्या कर रहे थे? वीर रस से संबंधित रचनाएं लिख रहे थे। तो ये क्या है? रीति काल के जो श्रृंगार से भरी हुई जो दुनिया थी, उस दुनिया में ये वीर रस का क्या कर रहे थे? ओज गुण का क्या कर रहे थे? ये बढ़ावा दे रहे थे और उससे संबंधित ये रचनाएं लिख रहे थे। दूसरी बात क्या समझनी है कि इस रीति काल में एक दरबारी प्रथा भी प्रचलित थी। यानी जितने भी जो राजा थे वो क्या करते थे? अपने दरबार में बहुत से कवियों को, रचनाकारों को, रचयिताओं को अपने दरबार में जगह देते थे, पनाह देते थे, आश्रय देते थे। और वो सभी कवि और रचनाकार क्या करते थे? उन राजाओं की वीरता का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से करते थे। राजा की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। ठीक है, तो और इस प्रकार से वो राजा प्रसन्न होकर उन कवियों को, रचनाकारों को कुछ पुरस्कार प्रदान कर देते थे और उनका गुजर बसर चलता रहता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे कवि हैं भूषण, ये भी क्या थे? एक प्रकार के दरबारी कवि थे, जो कि शिवाजी के दरबार में रहे, अधिकांश समय शिवाजी के दरबार में भी रहे, और छत्रसाल, महाराज छत्रसाल के दरबार में भी ये रहे थे।
दो राजा जो थे उनके दरबार में ये रह चुके थे। ठीक है, और तीसरा हमारा पॉइंट होगा रचनाएं। रचनाएं भी लिख सकते हैं, साहित्य भी लिख सकते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, ठीक है, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा और भूषण उल्लास। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रमुख रचनाएं इनकी है। तो कवि परिचय जब हम लिखेंगे तो हमें ये 3 पॉइंट लिखने हैं, सामान्य परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। ठीक है, ये 4 अंकों का, 4 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके बाद में काव्य खंड से दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा सप्रसंग व्याख्या का। ठीक है, हम समझते हैं सप्रसंग व्याख्या क्या होती है। सप्रसंग व्याख्या, तो यहां हमें क्या करना होता है, यहां एक क्वेश्चन दिया होगा, एक पद्य दिया होगा जिसे हम पद्यांश भी कह सकते हैं या काव्यांश भी कह सकते हैं या फिर पद्यावतरण भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार का, जैसे मैंने ये 4 लाइनें यहां लिखी है, तो इन 4 ये मान लीजिए ये 4 लाइन ये क्वेश्चन में दी हो और लिखा हो कि इस पद्यांश का पद परिचय, सॉरी, इस पद्यांश का या काव्यांश की हमको क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको 4 पॉइंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या करने के लिए हमको 4 पॉइंट में इसका आंसर देना होगा। पहला पॉइंट होगा संदर्भ। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, इसका कवि कौन है, कौन सी कविता है, कहां से संकलित है, ये सब चीजें। ठीक है, तो हमको लिखना होगा कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश या पद्यावतरण हमारी सृजन नामक पाठ्य पुस्तक के वीर रस के कवित्व नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि भूषण है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा, जिसमें हमको चैप्टर का नाम लिख देना है और कवि का नाम लिख देना है। फिर दूसरा पॉइंट होगा हमारा प्रसंग। ठीक है ना, प्रसंग बताना है कि ये जो पद है, ये इसके बारे में बताना है कि इसमें क्या कवि ने बताया है, क्या कहना चाहता है कवि। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि कवि भूषण क्या कर रहे हैं, शिवाजी की सेना के प्रस्थान के बारे में, शिवाजी के युद्ध प्रयाण या फिर प्रस्थान के बारे में बताना चाह रहे हैं। जब वो उस समय कैसा दृश्य हो जाता था वो इसके माध्यम से कवि ने बताया है। ठीक है ना, तो शिवाजी की जो सेना है वो जब युद्ध के लिए जाती थी, प्रयाण करती थी, प्रस्थान करती थी, तो कैसा दृश्य उपस्थित हो जाता था उसके बारे में यहां बताया गया है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा होगा व्याख्या। व्याख्या में क्या हमको लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, खाली उन शब्दों का अर्थ नहीं देना है। जंग का मतलब युद्ध है, तो खाली हमको उस शब्द का अर्थ नहीं बताना है, उसका पूरा भाव ग्रहण करना है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है। ठीक है ना, तो भाव यहां लिखना है, तो इसके लिए हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो इस कवित्व को पढ़ने से पहले, इस पद्य को पढ़ने से पहले मैं इसका वाचन एक बार कर दूंगा आपके सामने, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है ना, तो व्याख्या से पहले हम इसका वाचन कर लेंगे कि किस प्रकार से कवित्व को पढ़ा जा सकता है, इसकी रीडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो समझेंगे कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गेबरन के रलत है, और एल फैल गैल फैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल उछलत है, और तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारयों हलत है। तो यहां पर कवि जो है भूषण वो क्या करना चाहते हैं, शिवाजी की जो सेना है
उसका जो भयंकर रूप है, रौद्र रूप है, उसके बारे में यहां वर्णन करना चाहते हैं। किस प्रकार से, आइए समझते हैं। तो यहां लिखा है कवि ने कि साजी चतुरंग सेन। चतुरंग का मतलब होता है चतुरंगिणी सेना, या हम इसको कह सकते हैं 4 अंगों वाली। चतुरंग का मतलब 4 अंग। 4 अंग कौन से हैं कि घोड़ा, रथ, पैदल और हाथी, ये 4 प्रकार के जो अंग हैं, इनसे सजी हुई जो सेना है वो शिवाजी उनके साथ में जा रहे हैं। जो चतुरंगिणी सेना से सज करके और अंग में उमंग धारण करके, कौन, शिवाजी। शिवाजी क्या कर रहे हैं, अपने दुश्मन के लिए युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, दुश्मन से युद्ध वो करने जा रहे हैं। और यहां पर क्या बताया गया है कि वो 4 अंगों वाली सेना से सजकर अपने अंग में उत्साह धारण करके, जोश भरा हुआ है, और उस जोश को धारण करके क्या कहा गया है कि सर्जा। सर्जा का मतलब हो गया सर्वशक्तिमान या सर्वशक्तिशाली। ठीक है, तो जो सर्वशक्तिशाली, उस समय सबसे शक्तिशाली शिवाजी को कहा गया, और सर्वशक्तिशाली जो शिवाजी हैं वो जंग जीतने के लिए चल पड़े हैं, अपने महल से निकल पड़े हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कहा गया है कि शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना से सज करके, अंगों में उमंग धारण करके, और सर्वशक्तिमान या सर्वशक्तिशाली शिवाजी युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो कैसा दृश्य उपस्थित हो गया है, समझिए। भूषण भनत, भनत का मतलब है कहते हैं, भूषण कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाद। नाद का मतलब होता है स्वर। ठीक है, किसका स्वर, नगाड़ों का। बेहद का मतलब है बेहद भयंकर स्वर। और जब वो जा रहे हैं तो उनमें जोश भरने के लिए, उनकी शिवाजी की सेना में जोश भरने के लिए क्या हो रहा है, जो नगाड़ों का, नगारन मतलब नगाड़ों का नाद यानी स्वर जो है वो क्या हो रहा है, बेहद भयंकर स्वर उत्पन्न हो रहा है। और क्या कहा गया है कि नदी नद मद गैबरन की रलत है। गैबरन का मतलब है हाथी, गैबरन का मतलब हाथी है, और इन हाथियों के, हाथी जो उनके सेना में हैं वो क्या कर रहे हैं, कहा गया है कि सेना के जितने ही सिपाही थे, सेनापति थे, वो बिल्कुल जोश में थे। उनके साथ में उनके जितने भी हाथी घोड़े वो थे वो भी बिल्कुल जोश से भरे हुए थे। उनको भी पता है कि हम शिवाजी के साथ हैं। ठीक है ना, तो कहा गया है कि गैबरन का मतलब हाथी। हाथी इतने क्या हो गए थे, मदमस्त हो गए थे। और हाथी जब मदमस्त हो जाता है तो ऐसा कहा गया है कि उसकी कनपटी से या उनके माथे से, मस्तक से एक द्रव निकलने लगता है, एक लिक्विड निकलने लगता है, ऐसा कहा जाता है। और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे, दुश्मनों को धूल चटाने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए इतने ज़्यादा लालायित थे वो हाथी। तो क्या हो रहा था, उन हाथियों के सिर से जो द्रव निकल रहा था, उनके मदमस्त होने से, उस द्रव से क्या हो गया था, इतनी अधिक मात्रा में वो द्रव था कि वो क्या हो गया था, नदी और नद। नद का मतलब है बड़ी नदियां। ठीक है, बड़ी बड़ी नदियां जो हैं वो क्या होते हैं, रलत। रलत का मतलब है बहने लगते हैं। तो क्या कहा गया है कि हाथियों के जो मदमस्त होने से उनकी कनपटी से एक जो द्रव निकलता है, और वो इतनी अधिक मात्रा में निकल रहा था कि पूरे नदी नाले भी बहने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एल फैल खेल भैल, यानी इस प्रकार फैलने से आगे वो बढ़ती जा रही है शिवाजी की सेना। जो भी उनके सामने आ रहा है उसको धूल चटा रहे हैं उसके सभी सैनिक। तो इस प्रकार से फैलने से जब क्या हो जाता है, खेल भैल, खलबली मच जाती है। ठीक है, और खलक यानी संसार में, ठीक है, संसार में खलबली मच जाती है। गैल गैल, गैल मतलब गली गली में। क्या कहते हैं, भूषण ने क्या कहा है कि इस प्रकार शिवाजी की सेना जैसे आगे से आगे बढ़ती जा रही है और
इस प्रकार सेना के फैलने से खलक यानी संसार में, संसार की गैल गैल मतलब प्रत्येक गली में क्या हो जाता है, खलबली मच जाती है। ठीक है, और गजन की ठहल फैल, और हाथी जो हैं, गज का मतलब हाथियों की ठहल फैल, क्या करने से, हाथियों के रगड़ने से, हाथियों के धक्का मारने से। सैल का मतलब है पर्वत, पर्वत भी उछलत का मतलब है उखड़ने लगते हैं। पर्वत क्या होता है, विशाल होता है, स्थिर होता है, अटल होता है। पर्वत अटल, ठीक है ना, जो टलता नहीं है। लेकिन कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए कहा है कि जो शिवाजी का जो हाथी था, उनकी सेना में जितने हाथी थे वो क्या हो रहे थे, उन हाथियों के धक्का मारने से, हाथियों की खुजली करने से क्या हो रहा था, वो जो सैल है यानी पर्वत भी क्या हो रहे थे, उखड़ने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, और देखिए कि तारा सो तरनी, तरनी का मतलब है सूर्य। सूर्य क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रकाश देता है, ठीक है ना, और वो हमें कभी कभी क्या होता है, असहनीय ऊष्मा भी प्रदान करता है, जिसके ताप को हम कई कई बार प्रत्यक्ष रूप से सहन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो तरनी है अर्थात जो सूर्य है, वो भी क्या हो गया है, वो भी क्या हो गया, तारे के समान प्रतीत हो रहा है। तो साइंस में तो क्या होता है, विज्ञान हम जब पढ़ेंगे तो ये सूर्य क्या होता है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है ना, साइंस में। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं यहां पर, और क्या पढ़ना है हमको कि ये जो सूर्य है इसका जो प्रकाश है वो भी क्या हो रहा है, तारे के समान लग रहा है। तारे क्योंकि दूर होते हैं, सूर्य हमारे थोड़ा नजदीक है, वो अधिक प्रकाश देता है, अधिक ऊष्मा देता है, कभी कभी वो असहनीय भी हो जाती है। तो जो सूर्य है वो भी क्या हो रहा है, तारे के समान दूर लग रहा है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां से, उस मार्ग से, उस रास्ते से क्या हो रहा है, शिवाजी की सेना जा रही है, और उसके जाने से क्या हो गए हैं, धूल का गुबार उड़ने लगा है, धूल उड़ने लगी है, और उस धूल उड़ने के कारण अत्यधिक प्रकाश वाला जो सूर्य है वो भी तारे के समान लग रहा है। और इतना ही नहीं, इससे आगे देखिए कि कहा है कि थारा पर पारा, थाली में पारा लग रहा है। कौन लग रहा है, पारावार। जिस प्रकार ये जो थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, ठीक है ना, एक थाली होगी और उसमें हम पारा रख दें, मरकरी, उस पारे को जब हम रख देंगे थाली में, ठीक है ना, वो इस लिक्विड सा होगा तो वो थोड़ा हिलने लगेगा, मूवमेंट करेगा। उसी प्रकार की हलचल कौन कर रहा है, पारावार यानी समुद्र कर रहा है। समुद्र बहुत विशाल होता है, समुद्र को अनंत भी कहा जाता है, क्योंकि उसका और छोर कोई नहीं होता है, कोई उसका एंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो जो अनंत समुद्र है, ये जो पारावार है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी हिल रहा है, हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसमें हलचल है, मूवमेंट है। किस प्रकार, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार थाली पर रखा हुआ पारा हिलने लगता है। तो एक बार फिर से हम इसको समझेंगे। तो यहां पर क्या बताया गया है कि शिवाजी की जो सेना है वो जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो कैसा भयंकर दृश्य बन जाता है। उस दृश्य का वर्णन कवि भूषण ने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से किया है। किस प्रकार किया है, समझिए कि क्या कहते हैं भूषण, कि जो शिवाजी है वो अपनी चतुरंगिणी सेना से सज करके, अंगों में उमंग धारण करके, उमंग यानी उत्साह धारण करके क्या कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान शिवाजी युद्ध जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उनके आगे बढ़ने से कवि भूषण कहते हैं कि भयंकर रूप से जो नगाड़े हैं वो स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, नाद का मतलब स्वर, और ये जो हाथी हैं वो अत्यधिक मदमस्त हो गए हैं, और मदमस्त होने से उनके मस्तक से
कोई द्रव निकल रहा है और वो द्रव इतनी अधिक मात्रा में निकल रहा है कि नदियां बहने लग गई हैं। और शिवाजी की सेना के इस प्रकार फैलने से संसार की प्रत्येक गली में क्या हो रहा है, खलबली मच गई है। ठीक है, और हाथियों की, गजन का मतलब हाथियों की, ठेल फैल का मतलब उनके धकेलने से, सैल का मतलब पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया है कि जो तरनी यानी सूर्य जो है वो भी क्या हो रहा है, वो मिट्टी के गुबार के कारण उसका प्रकाश भी मंद हो गया है और वो एक तारे के समान टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और क्या कहा गया है कि जिस प्रकार थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, पारा एक छोटी सी चीज है, ठीक है ना, थाली में इतना सा रखेंगे, उसी प्रकार कौन हिल रहा है, विशाल समुद्र भी हिल रहा है। यानी क्या हुआ है कि शिवाजी जो है वो उनका इतना भयंकर जो है जाने का जो दृश्य है उसका वर्णन यहां पर किया गया है। तो ये हमने समझी इसकी व्याख्या। और चौथा जो इसका पॉइंट होगा वो इसका हो जाएगा विशेष। ठीक है ना, इस सप्रसंग व्याख्या में चौथा जो पॉइंट होगा वो विशेष होगा। अब विशेष में हम क्या लिखेंगे, इसमें 2 पॉइंट मुख्य रूप से लिख देंगे। पहला हो जाएगा भाव सौंदर्य, ठीक है, और सेकंड पॉइंट हो जाएगा काव्य सौंदर्य। काव्य भी लिख सकते हैं, कला भी लिख सकते हैं और शिल्प भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा विशेष हो जाएगा। विशेष में हम क्या लिखेंगे, भाव सौंदर्य। भाव क्या है, भाव हम लिख देंगे कि यहां पर शिवाजी द्वारा युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए समय का वर्णन कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से किया है। ठीक है, ये हो जाएगा भाव। अब दूसरा है काव्य सौंदर्य। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम व्याकरण से संबंधित कुछ बातें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर छंद। इस कविता में कौन सा छंद है, तो हम लिख देंगे यहां पर कवित्व छंद। ठीक है, ये कवित्व छंद का एग्जाम्पल है। दूसरा हम लिखेंगे कि यहां पर रस कौन सा है, तो यहां हो जाएगा वीर रस की ये कविता है। और जहां वीर रस होता है वहां पर कौन सा गुण होता है, गुण हम लिखेंगे ओज गुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं और यहां कौन सा गुण है, ओज गुण। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे अलंकार। ठीक है, तो अलंकार में क्या लिखेंगे, यहां पर अलंकार में हम यहां पर लिख सकते हैं, पहला लिखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। और लिखा हुआ है कि थारा पर पारा पारावार यो हलत है, तो यहां हो जाएगा यमक अलंकार। शब्द 2 बार आ गया है, पारा और पारा, इसलिए यमक अलंकार है। और लिखा है यहां पर तारा सो तरनी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं तुलना करने के कारण उपमा अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलंकार हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा, तो भाषा हो जाएगी यहां पर ब्रज भाषा। और लास्ट हम लिखेंगे शैली। शैली हो जाएगी यहां पर ओजपूर्ण शैली लिख सकते हैं या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण शैली लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो कवि परिचय हमने समझा और दूसरा हमने समझा सप्रसंग व्याख्या करना। कवि परिचय में हमको 3 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले सामान्य जीवन परिचय, फिर हम लिख देंगे उसका साहित्यिक परिचय और 3rd नंबर लिखेंगे उसकी रचनाएं। और दूसरा हमारा जो है सप्रसंग व्याख्या, इसमें हम 4 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ, संदर्भ में हम लिखेंगे कवि और उसकी रचना का नाम। फिर हम लिखेंगे प्रसंग कि यहाँ विषय क्या है उसके बारे में लिखना है। और फिर हम लिखेंगे व्याख्या। ठीक है ना, व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन, यानी अर्थ के साथ में भाव भी बताना है
और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में 4th नंबर पे विशेष। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सह प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं।